प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 2 बहुपद शुरू करने जा रहे हैं। पाठ 2 बहुपद पाठ 1 हमने पढ़ लिया है। इसमें जो हमने किया है पाठ 1 में वही इम्पोर्टेंट है, उसे ही हमने करना था। अब पाठ 2 में है बहुपद, इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। पिछली कक्षा में भी आपने बहुपद के बारे में समझा है, काफ़ी डिटेल में समझा है पिछली कक्षा में बहुपदों के बारे में, और यहाँ भी हमने थोड़ा सा डिटेल पिछली कुछ याददाश्त ताज़ा कर लेते हैं। बहुपद, सबसे पहले तो हमें वैसे पता होगा हमें चर और अचर। चर क्या होते हैं? चर वो होते हैं जिनका मान स्थिर नहीं होता, जिनका मान स्थिर नहीं होता। जैसे कि हम x को चर लेते हैं, किसी समीकरण में x का मान कुछ आता है, किसी समीकरण में x का मान कुछ आ जाता है। सरल समीकरण जब हमने पढ़े थे कक्षा 7 में, ठीक है ना। कहीं पर कुछ आता है, y का मान देख लीजिए, कहीं पर कुछ आ जाता है, यानी इनका मान फिक्स नहीं होता है, इनका मान कुछ भी हो सकता है। हम इसके बारे में पहले से नहीं कह सकते कि इसका मान ये फिक्स होगा। और अचर कौन से होते हैं? अचर वो होते हैं जिनका मान फिक्स होता है। जैसे 0, 1, 2, 3 जितने भी हमारी संख्याएं हैं, जितने भी हमने वास्तविक संख्याएं पढ़ी हैं, सभी के सभी अचर हैं। नंबर्स जो भी हैं वो सब के सब अचर हैं, चाहे धनात्मक हों, चाहे ऋणात्मक हों, चाहे भिन्न में हों, चाहे किसी भी रूप में हों, सब के सब अचर हैं। चर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? x, y, z, w, t, u, a, b, c, d जो भी है। और अचर को हम अब कहीं कहीं अचर को हम a, b, c से भी प्रदर्शित करते हैं। कहाँ पर करते हैं? वहाँ पर लिखा जाता है कि जहाँ a, b, c क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, या कह सकते हैं परिमेय संख्याएं हैं। इस प्रकार से हम a, b, c को भी अचर में प्रयुक्त कर लेते हैं। अब देखिए, अब एक व्यंजक क्या होता है? व्यंजक होता है चर, अचर और संक्रिया को मिलाकर के जो बनता है वो व्यंजक होता है। अब संक्रिया क्या है? संक्रिया एक शब्द है। देखिए, अब संक्रिया होती है प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ये सब संक्रियाएं होती हैं हमारी जो संक्रियाएं होती हैं प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, या धन, ऋण, गुणा, भाग, ये सब हमारी क्या होती हैं? संक्रियाएं होती हैं। देखिए, हमने एक चर यहाँ से उठाया, मान ले जाए x उठाया, और यहाँ से हमने एक संक्रिया उठाई प्लस की, यहाँ से हमने 1 उठाया, तो ये हमारा बन गया व्यंजक। x + 1 एक व्यंजक बन गया। दूसरा व्यंजक, अब y उठाते हैं, माइनस उठाते हैं, 3 उठाते हैं, तो ये भी बन गया व्यंजक, ठीक है ना। अब t उठाया हमने, गुणा 5 कर दिया, ये भी बन गया व्यंजक, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, फिर s उठाया, ठीक है, प्लस किया, 1/2 कर दिया, ये भी बन गया व्यंजक। इस प्रकार से व्यंजक बन सकते हैं, ठीक है ना। अब हम देखिए, इनमें घात 1 है, सब में। यहाँ चर है x, इसमें एक घात है, यहाँ एक घात होती है, यहाँ एक घात। पिछली कक्षा में आपने पढ़ा है, जब चर की घात नहीं दिखाई देती चर होता है, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ आप x की घात भी कर सकते हैं, आप 2 भी दिखा सकते हैं, फिर प्लस 5 ये भी हो सकता है, या चर को 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। चर को 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं, फिर 1 लिख दें, ये भी आपका व्यंजक हो गया, ठीक है ना। x चर की घात आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये भी एक व्यंजक हो गया, ठीक है ना। चर की घात आप कम भी ले सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, -2 + 5 ये भी एक व्यंजक हो गया, है ना।
चर की घात आप बटे में भी लिख सकते हैं, 1/3 और +7, ये भी एक व्यंजक हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे व्यंजक बन सकते हैं, ठीक है ना। आप 3 पदों में 4 पदों में लिख सकते हैं, x⁻² + 3x⁻3 + 7x + 8, ये भी एक व्यंजक है। या प्लस के स्थान पर माइनस भी ले सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे आप व्यंजक बना सकते हैं। इन सबको हम कहते हैं व्यंजक। ओके, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं बहुपद क्या हुआ तब, ठीक है ना। बहुपद वो होता है जिसमें चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। चर की घात पूर्ण संख्या क्या होती है। अब पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं भाई। पूर्ण संख्याएं होती हैं 0, 1, 2, 3, 4। प्राकृतिक संख्याओं के बाद पूर्ण संख्याएं आती हैं। ये सब पूर्ण संख्याएं अनंत तक। अब अनंत कहाँ पर होता है, इनका कोई अंत नहीं होता, कहने का अर्थ है सब पूर्ण संख्या। इसमें ना तो माइनस वाली होती है और ना ही इसमें भिन्न वाली बटे वाली होती है, वो होती है पूर्ण संख्याएं। तो जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या होती है वही आपका बहुपद होता है। जैसे ये बहुपद है, ये भी 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 बहुपद। हाँ, ये बहुपद नहीं, इसे माइनस में है घात, ऋण 2 है चर की घात, यहाँ बटे में है चर की घात, तो ये बहुपद नहीं है। व्यंजक तो ये है लेकिन बहुपद नहीं है। जैसे हम लिख सकते हैं, हमने एक बहुपद लिखते हैं डायरेक्ट, हम लिख दिया था, हमने लिखा x + 5, ये एक बहुपद है, ठीक है। 7x - 2, ये भी एक बहुपद है। इसमें x की घात क्या है, 1 है, ठीक है ना। अच्छा, एक बहुपद लिखते हैं हम x⁻0 + 5, ये भी एक बहुपद है, ठीक है ना। अब x⁻0 तो होती नहीं है, x⁻0 होगी इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, है ना। ये कह सकते हैं 1 + 5 1 होगा, 1 + 5, यानी जहाँ पर x नहीं भी है वो भी आपका बहुपद है। जहाँ पर चर नहीं भी है, मान लीजिए ये 6 है, आप कहेंगे जी इसमें तो x है ही नहीं, चर है ही नहीं, तो ये बहुपद कैसे हुआ। क्योंकि चर, हमने कहा चर की घात 0 तक भी चलेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 × x⁻0, तो x⁻0 का मान तो 1 होता है। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो 6 भी एक बहुपद है। कोई संख्या लिखें वो भी एक बहुपद है, ठीक है। -7 भी एक बहुपद है, ठीक है ना। ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा, आप घात बढ़ा सकते हैं, x⁻2 + 3x - 5, ये भी एक बहुपद है। ये 2 घात वाला है, ठीक है, जिसमें 2 घात है, ठीक है। अच्छा, 7x² ऋण 6x, ये भी एक बहुपद है। 8x⁻3 + 3, ये भी एक बहुपद है, -3, है ना। इस प्रकार से आप बहुत सारे बहुपद बना सकते हैं जिसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अच्छा, आप और बना सकते हैं 6x⁻5 - 7x⁻4 + 3x⁻3 - 2x⁻2 + x - 15। ये देखिए कितना बड़ा बहुपद हमने बना दिया। इसमें कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 पद और घात 5, है ना। पद भी आपको पता है, इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद दिख रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पर एक ही पद है। यहाँ पर देखिए 3 पद हैं, यहाँ पर 1 2 2 पद हैं, यहाँ पर 2 पद हैं, यहाँ, ठीक है ना। पद तो अलग अलग होते हैं,
इसको आपने बहुपद पिछली कक्षा में पढ़े हैं, एक पदी बहुपद, दो पदी बहुपद, है ना, तीन पदी। एक पद से अगर एक पद या बहुपद, बहुपद का मतलब बहुत सारे पद हैं, एक पद भी उसमें आता है। एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद, कितने भी पद वाला हो सकता है। तो ये तो है बहुपद। इसकी शर्त क्या है कि उसमें चर की घात जो है क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी आप लिख सकते हैं उतनी, लेकिन माइनस में नहीं होनी चाहिए और बटे में नहीं होनी चाहिए। यानी अगर हम कहें वर्गमूल y प्लस 2 या कहें 3x वर्गमूल x प्लस 5, ठीक है, या हम कहें 5 बटा x प्लस 2, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बहुपद की घात क्या है, इसमें जो चर की घात है नहीं है। ये ऊपर वाले बहुपद हैं, ये नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें चर की घात देखिए ये वर्गमूल में आ गया, इसका मतलब चर की घात 1/2 हो जाती है। वर्गमूल का मतलब चर की घात 1/2 हो जाती है। यहाँ भी चर के ऊपर वर्गमूल आ गया, यहाँ चर बटे में आ गया, बटे यानी घात माइनस में हो जाती है, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, चलो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देखिए बहुपद क्या है। बहुपद क्या है वो हमने बता दिया है। अच्छा, एक बात पॉइंट की ओर रह गई कि जो एक घात वाला जो इसमें एक घात वाले बहुपद होते हैं उनको प्रदर्शित करने का तरीका, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं बहुपद की घात। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद देखते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात होता क्या है ये भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है। जैसे हमने लिखा यहाँ 6 बहुपद है, पीछे लिखा था, तो बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात यानी जिस उसमें चर, इसमें तो चर है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, तो हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं 6 गुणा x की घात 0, यानी बहुपद की घात क्या हो जाएगी? बहुपद की घात क्या हो जाएगी? बराबर 0। जहाँ बहुपद है ही नहीं वहाँ बहुपद की घात 0 होगी। जिसमें जहाँ बहुपद तो है लेकिन उसमें चर नहीं है, तो हम बहुपद की घात, उसमें चर की घात 0 मानी जाएगी, तो बहुपद की घात 0। अच्छा, इसमें जैसे हमने लिखा y 3y प्लस 5 में बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात यानी चर की घात क्या होगी? इसमें चर की घात, ये देखिए y है चर, इसमें घात 1 लिखी जाएगी। क्या लिखेंगे? बहुपद की घात 1। ठीक है ना। अच्छा, जैसे इसमें ये हमने एक बहुपद लिखा, ये एक बहुपद है, इसमें देखिए इसमें चर की घात x, देखिए यहाँ 1 है x की घात, अगर यहाँ 5 की अभी चर लगाना जाए तो यहाँ x की घात 0 हो जाएगा, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, तो जो बड़ी घात है, जो चर की बड़ी घात है वो है आपकी 2। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी? बहुपद की घात हो जाएगी 2। इसी प्रकार आगे, है ना। अब अगर आपके पास आ जाए कि 8x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ये आपका एक, इसमें देखिए बहुपद की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी? 3 है, तो बहुपद की घात क्या है? चर की जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। इसी प्रकार ज़्यादा घात वाला भी हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, अच्छा एक इम्पोर्टेंट वाली बात है कि एक घात वाला जो बहुपद होता है, एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद। इसको लीनियर भी कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, रैखिक बहुपद।
ठीक है ना। और इसका जो इसको हम प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करने का तरीका है ax प्लस बी, इससे हम प्रदर्शित करते हैं इसको ax प्लस बी। अब देखो a और b भी यहाँ ले लिए, जहाँ a और b क्या हैं, a व b क्या हैं हमारे, a और b है हमारे वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है ना। ये अचर हैं और भी x चर है। अच्छा, अगर दो घात वाला बहुपद होगा, दो घात वाला बहुपद, उसे हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। क्या कहते हैं? द्विघाती बहुपद, उसे हम कहते हैं द्विघाती बहुपद। और इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैसे? इसको प्रदर्शित करने का एक व्यापक समीकरण होता है, व्यापक। इसका व्यापक तो एक घात वाले का यानी रैखिक बहुपद का है ax प्लस बी, और दूसरा द्विघाती बहुपद का जो व्यापक रूप है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये होता है इसका द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। चलो, हम दो ही की बात कर रहे हैं, केवल एक घात वाले की और दो घात वाले की। दो घात वाला द्विघाती होता है और इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और एक घात वाला होता है रैखिक बहुपद, इसका होता है ax प्लस b व्यापक रूप। व्यापक रूप मतलब इससे ज़्यादा पद नहीं हो सकते। रैखिक बहुपद वाले में दो ही पद होते हैं, एक दो, और द्विघाती में तीन पद तक हो सकते हैं। इसमें आप हो सके तीन ही ना हो, दो ही पद हो या एक ही पद हो, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम अधिकतम इसमें तीन पद होते हैं, एक ax स्क्वायर वाला, एक bx वाला, यानी कि इसमें a b c क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं, और चर इसमें x हैं। एक x स्क्वायर वाला पद होता है, एक x वाला पद होता है, एक जो तीसरा पद होता है उसे अचर पद कहते हैं। ऐसे इसमें रैखिक बहुपद में एक x वाला पद होता है और दूसरा पद एक अचर पद होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए, आपको समझ में आ गया होगा कुछ। अब देखिए बहुपद के शून्यक, ये भी आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। शून्यक क्या होते हैं? शून्यक वो होते हैं चर का मान, चर का वह मान जिसे चर के स्थान पर रखने पर जो है बहुपद का मान शून्य हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर एक जैसे ले रहे हैं, हमने लिया x प्लस 3, एक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? px बराबर x प्लस 3, इसको px से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, qx से भी कर सकते हैं, rx से भी कर सकते हैं, किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। हमने px से करते हैं, पॉलिनोमियल x, पॉलिनोमियल ऑफ x, p ऑफ x, ठीक है ना। p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, इसको p ऑफ x बोलते हैं। p ऑफ x बराबर x प्लस 3 है, यानी x प्लस 3 एक बहुपद है। यदि हम x बराबर -3 रख दें, क्या हो जाएगा? ये p -3 बराबर क्या हो जाएगा? x के स्थान पर -3 प्लस 3 बराबर 0, यानी x बराबर -3 बहुपद का क्या है? शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप? शून्यक क्या होता है? बहुपद में जिसका मान रखने पर x के चर के स्थान पर जिसका मान रखने पर वो बहुपद को शून्य कर देता है। मान ले जाए आपका कोई दूसरा बहुपद है, रैखिक बहुपद ही ले रहे हैं हम, वैसे द्विघाती बहुपद भी हमने पिछली कक्षा में हल किए हैं, उनके भी हमने शून्य ज्ञात किए हैं, ठीक है ना। दूसरा ले लेते हैं, मान लीजिए एक दूसरा है हमारे पास पी वाई है कि y 3y -6, ठीक है ना। ये हमारा एक रैखिक बहुपद दूसरा है। अब x के स्थान पर, y के स्थान पर हम रखते हैं y बराबर 2 रखने पर क्या हो जाएगा? पी वाई है ना,
तो P 2 हो जाएगा। 3 गुणा 2 माइनस 6, 3 दूना 6 माइनस 6, ये 0 हो गया। यानी इसका अर्थ है P जो है बहुपद का शून्य क्या हो गया, बहुपद का शून्य y बराबर 2 हो गया। 2 रखने पर 0 होगा ना, तो शून्य का आपको याद आ गया होगा। अच्छा, बहुपद के, अब इसके बाद है बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ क्या होते हैं। बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ क्या होते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, जब हम किसी बहुपद, जैसे हमारे पास बहुपद है, एक रैखिक बहुपद है ax प्लस बी, इसके हम शून्य की बात करते हैं, है ना, ये है px बराबर ax प्लस बी, इसके शून्य की बात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें इसका शून्य कैसे ज्ञात करना है। मान लिया जाए हमें ज्ञात करना है कि ax प्लस बी बराबर 0 करना है, तो x का क्या मान रखा जाए। तो इसको समीकरण को हल करेंगे हम, क्या हो जाएगा, ax बराबर b का पक्षांतर किया माइनस बी हुआ, और x बराबर क्या हो गया माइनस बी बटा ए, ठीक है ना। यानी उसमें x के स्थान पर क्या हो जाएगा माइनस बी बटे ए, और y के स्थान पर क्या होगा, y के स्थान पर होगा, हम इसको पूरे को y मानेंगे, हम या करेंगे y बराबर ax प्लस बी, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि y बराबर तो शून्य रख रहे हैं हम, यहाँ ax प्लस बी बराबर शून्य, मतलब y बराबर शून्य, ठीक है। और x बराबर आ गया माइनस बी बटे ए, यानी एक बिंदु बना आपका, एक बिंदु बना माइनस बी बटे ए कॉमा शून्य, ठीक है ना। एक बिंदु आपको प्राप्त हुआ ऐसा। अब इसका जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का मतलब वो एक रेखा बनेगी उसकी ग्राफ की, इसका जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा, ये इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। इसका अर्थ है ये x को एक बिंदु, x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, क्योंकि एक ही बिंदु मिल रहा है, ठीक है ना। तो x को ये केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, और जहाँ ये बिंदु प्रतिच्छेद करेगा उसका मान होगा माइनस बी बटे ए कॉमा 0, ये बिंदु होगा, ठीक है ना। इसका जो ग्राफ बनेगा एक सीधी रेखा बनेगी, ये हमारा ax प्लस बी है, और ये कहाँ प्रतिच्छेद करेगा, x को एक स्थान पर प्रतिच्छेद करेगा। y को तो करेगा कि नहीं करेगा, वो ग्राफ अभी तो हमने मानक रूप लिया है ना, लेकिन x को केवल एक स्थान पर प्रतिच्छेद करेगा, क्योंकि इसका एक ही शून्यक है, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारे पास यदि द्विघाती बहुपद है, जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस क्या था वो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस प्रकार का कोई यह द्विघाती बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद, इसका जो बहुपद होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा। इसका ग्राफ बनेगा आपका या तो ऐसा बनेगा, ठीक है ना, और या ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ये होगा परवलय, इसको हम कहते हैं परवलय। ये px y बराबर ये, ठीक है ना, या px भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर चर x है, तो इसमें देखिए यहाँ x अक्ष को ये
एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। ये एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यहाँ भी ये एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका अर्थ है यहाँ पर जो इसके जो शून्यक हैं वो दो हैं। किसी द्विघाती बहुपद के शून्यक दो होते हैं। तो दो शून्यक यदि हैं तो इसका मतलब ये एक्स अक्ष को दो स्थानों पर प्रतिच्छेद करेगा। यदि आपका एक्स चर में कोई बहुपद है तो उसका जो ग्राफ बनेगा, या कह सकते हैं ज्यामितीय आकृति बनेगी, वो दो बिंदुओं पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगी। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने का अर्थ है इसके दो शून्यक हैं। कितने शून्यक हैं? दो शून्यक हैं। दो शून्यक होने का अर्थ है वो दो जगह पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। मतलब दो मान एक्स के ऐसे होंगे, एक्स के दो मान ऐसे होंगे जो इस बहुपद को जीरो कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब हम किसी द्विघाती बहुपद को हमने सरल किया था तो वहाँ एक्स के दो मान आए थे, ठीक है ना। यहाँ भी दो शून्यक होंगे। देखिए आपके लिए एक प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न ग्राफ आलेख में शून्यकों की संख्या बताइए। ग्राफ है आपका पी एक्स का ग्राफ है, यानी एक्स चर है इसमें। जब एक्स चर है तो एक्स में एक्स अक्ष में ही देखना होगा हमें। यहाँ देखिए एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स है, ये वाई है। यहाँ पर हमने ऐसा प्रश्न इसलिए देखा है क्योंकि बोर्ड में ये पूछा गया है। बोर्ड में पूछा गया है शून्यकों की संख्या इस प्रकार का चित्र दे करके कि बताइए कि इसमें एक नंबर का प्रश्न आ जाता है, ज़्यादा नहीं आता है। इसमें बताना है कि इसमें इस ग्राफ में पी एक्स के ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पर केवल ये देखना है कि इसमें ये पी एक्स वाला ग्राफ है तो एक्स अक्ष को देखना है कि ये जो ग्राफ बन रहा है इसको हम परवलय कहते हैं, क्योंकि जो द्विघाती समीकरण का द्विघाती बहुपद का जो ग्राफ बनता है वो एक परवलय होता है। क्या होता है? परवलय। ये भी कभी कभी पूछा जाता है परवलय कि द्विघाती जो बहुपद होता है उसका ग्राफ कैसा होता है? परवलय होता है। और जो रैखिक बहुपद है उसका ग्राफ आपका क्या होती है? एक सरल रेखा होती है, ठीक है ना। द्विघाती बहुपद का ग्राफ क्या? परवलय होता है। और एक जो रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है वो एक परवलय होती है, ठीक है। चलो ये बात तो पहले की थी। अब यहाँ देखिए इसमें पूछा जाता है, अक्सर एक दो बार पूछा गया है कि ग्राफ जो है इस आलेख में शून्यकों की संख्या क्या है। देखिए यहाँ एक्स अक्ष को ये दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, ये और ये। एक तो ये भी कर रहा है लेकिन ये वाई को कर रहा है, दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है तो दो शून्यक, ठीक है ना। यहाँ कितनी जगह कर रहा है? देखिए एक दो तीन जगह कर रहा है, बाकी और यहाँ भी कर रहा है लेकिन यहाँ पर ये वाई को कर रहा है। एक्स अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? तीन स्थानों पर। तो यहाँ तीन शून्यक, यहाँ तीन शून्यक वाला ग्राफ बना है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर कहाँ पर कर रहा है? ये केवल एक स्थान पर कर रहा है तो एक शून्यक, इस प्रकार से लिखेंगे आप, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहीं भी नहीं कर रहा है तो कोई शून्यक नहीं, कोई शून्यक नहीं, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी कोई शून्यक नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछा जाता है। प्रश्नावली 2.1 भी देख लेना, उसमें ही 4-5 ग्राफ दे रखे हैं, उनको भी आप करने का प्रयास करना। इसी प्रकार से उसमें देखना कि कितने शून्यक बन रहे हैं। एक्स अक्ष को जहाँ जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, जितने स्थानों पर प्रतिच्छेद कर रहा है उतने ही शून्यक, ठीक है। चलो ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। बस इसको इतना ही करना है। बाकी इसमें केवल यही प्रश्नावली कर लीजिए। ये एग्जाम्पल ये वाले करने होंगे तो कर लीजिए, बाकी इसको करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल आपको समझना था। अब अगर आपके समझ में आया होगा तो केवल समझना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो रैखिक बहुपद होता है उसका जो ग्राफ बनता है एक सरल रेखा बनती है, और जो द्विघाती बहुपद होता है उसका ग्राफ एक परवलय होती है। परवलय हम यहाँ लिख देते हैं, परवलय।
वलय, इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला, पैराबोला, ठीक है ना, पैराबोला। ठीक है, इतना आप कीजिए, धन्यवाद।